दोस्तों, आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि इतिहास की एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। कल्पना कीजिए एक ऐसा द्वीप जहां ना कोई मीठा पानी, ना खाने का कोई साधन, चारों तरफ सिर्फ जलती हुई रेत और अंतहीन समंदर। और उसी वीरान टापू पर कुछ लोग मजबूर होकर पूरे 17 साल तक फंसे हुए हैं, हर दिन मौत को आंखों के सामने देखते हुए। ये वो दौर था जब अफ्रीका के काले लोगों को इंसान नहीं बल्कि सामान समझा जाता था। उन्हें जंजीरों में बांधकर जहाजों में ठूंसा जाता और जानवरों की तरह बेचा जाता था। ऐसे ही 68 मासूम गुलामों को लेकर एक जहाज समुद्र के बीचों बीच सफर कर रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक भयानक तूफान उठा, लहरें पहाड़ों की तरह उठीं और जहाज एक दूर स्थित द्वीप की चट्टानों से टकराकर चकनाचूर हो गया। उस तबाही में 148 नाविक और 68 गुलाम किसी तरह जिंदा बच पाए, लेकिन कुछ ही महीनों बाद नाविक तो नया जहाज बनाकर लौट गए और गुलामों को उसी निर्जन द्वीप पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी ऐसी ही सर्वाइवल स्टोरी के टिपिकल फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही सच्ची कहानियां लाते हैं जो दिल को हिला देती हैं और इंसान की असली ताकत दिखाती हैं। और साथ ही कमेंट में हमें ये भी जरूर बताएं कि ये वीडियो आप किस गांव या शहर से देख रहे हैं। तो अब बिना समय गवाए चलिए आज की अपनी कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1773 में, जब फ्रांस का व्यापारी जहाज ले सेरेनिटी अफ्रीका के पूर्वी तट के बंदरगाह नॉर्वेला पोर्ट तंजानिया से रवाना हुआ था। इस जहाज का मकसद था जबरन पकड़े गए अफ्रीकी लोगों को लेकर इल दे और आज का रीयूनियन द्वीप पहुंचना और उन्हें वहां मजदूरों के रूप में बेच देना। उस समय अफ्रीका के गांव से लोगों को जबरदस्ती उठाया जाता था, उनके हाथ पैरों में जंजीरें डालकर जहाजों में भर दिया जाता था और फिर चोरी छिपे उन्हें बड़े पैसों में बेच दिया जाता था। इन गुलामों से खेतों, महलों और जहाजों पर अमानवीय मेहनत करवाई जाती थी और व्यापारी मोटा मुनाफा कमाते थे। ले सेरेनिटी पर कुल 185 अफ्रीकी पुरुष, महिलाएं और बच्चे सवार थे और साथ में 152 फ्रांसीसी नाविक और अधिकारी भी मौजूद थे। जहाज की कमान कैप्टन एंटोन दुआल के हाथ में थी और नेविगेशन की जिम्मेदारी मार्सेल ग्रेवार्ड पर थी। नॉर्वेला पोर्ट से इल दे और तक का सफर आमतौर पर 6 से 8 दिन का माना जाता था, लेकिन समुद्र हमेशा अपनी ही शर्तों पर चलता है। जहाज भारी सामान, खाने पीने की चीजों और गुलामों से भरा हुआ था और धीरे धीरे खुले समुद्र की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में एक छोटा सा निर्जन द्वीप पड़ता था जिसे मॉर्गन आइल कहा जाता था, जो नॉर्वेला पोर्ट से लगभग 590 किलोमीटर दूर था। 14 सितंबर 1773 की रात जब तेज तूफान उठा, आसमान बिजली से चमक रहा था और लहरें पहाड़ों जैसी उठ रही थीं, तभी जहाज उन छिपी हुई चट्टानों से टकरा गया। जहाज का निचला हिस्सा फट गया और कुछ ही मिनटों में पानी अंदर भरने लगा। नीचे के डेक में बंद सैकड़ों गुलाम बाहर निकल ही नहीं पाए और वहीं डूब गए। कुछ गुलाम उस जगह से बच निकले जहां जहाज में बड़ा सा छेद बन गया था और वे उसी छेद से निकलकर समुद्र में कूद पड़े। फ्रांसीसी नाविक ज्यादातर ऊपर के टैक पर थे, इसलिए उन्हें भागने का ज्यादा मौका मिला। वे टूटे हुए तख्तों, बैरल और लकड़ियों को पकड़कर तेज लहरों से लड़ते हुए तैरते तैरते किसी तरह मॉर्गन आइल के किनारे पहुंच गए। कई घंटे मौत से लड़ने के बाद कुल मिलाकर 148 फ्रांसीसी नाविक और 68 अफ्रीकी गुलाम उस निर्जन द्वीप पर जिंदा पहुंच पाए। उनके शरीर पर समुद्र का नमक जम चुका था और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। हर कोई बस एक ही सवाल सोच रहा था, अब हम कैसे जिएंगे? डूबे हुए जहाज से जो थोड़ा बहुत सामान बचाया जा सका था, वही अब उनकी आखिरी उम्मीद थी। उसमें कुछ सूखा मांस, थोड़ा आटा, कुछ बिस्किट, शराब और कुछ बैरल पानी थे। मगर इतने ज्यादा लोगों के लिए यह सामान मुश्किल से कुछ ही दिनों तक चल सकता था। कैप्टन एंटोन दुआल ने तुरंत आदेश दिया कि सभी को सख्त राशन पर रखा जाएगा और हर इंसान को दिन में सिर्फ एक बार ही थोड़ा सा खाना और पानी मिलेगा। पहले 2 दिन किसी तरह गुजर गए, लेकिन तीसरे दिन असली मुसीबत शुरू हुई, जब पीने का पानी लगभग खत्म हो गया। तेज धूप में लोग प्यास से बेहाल होने लगे और कई गुलाम मजबूरी में समुद्र का खारा पानी पीने लगे।
जिससे उनकी हालत और भी खराब हो गई। लोग उल्टियां करने लगे और कई बेहोश होने लगे। उसी समय कुछ अफ्रीकी गुलामों ने, जो कठिन परिस्थितियों में जीने के आदी थे, एक उपाय सुझाया। उन्होंने द्वीप के बीचों बीच रेत खोदना शुरू किया। घंटे भर की मेहनत के बाद गीली मिट्टी दिखाई दी और फिर नीचे से मीठे पानी की पतली धार निकल आई। वो पानी समुद्र से छनकर आया था, लेकिन पीने लायक था। जब लोगों ने वो पानी पिया तो जैसे उनकी जान में जान आ गई। उस एक गड्ढे ने दर्जनों जिंदगियां बचा लीं। अब सबको थोड़ा सुकून मिला, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, क्या कोई हमें यहां से बचाने आएगा? कैप्टन ने तय किया कि उन्हें खुद ही अपनी मदद का रास्ता बनाना होगा। उसने आदेश दिया कि डूबे हुए जहाज ले सेरेनिटी के मलबे से एक नई नाव बनाई जाए, ताकि कुछ लोग जाकर मदद ला सकें। टूटी हुई लकड़ियां, रस्सियां और पाल इकट्ठा किए गए और महीनों तक लोग दिन रात मेहनत करते रहे। भूख, प्यास और चोटों के बावजूद सबने मिलकर एक छोटी नाव तैयार की, जिसे नाम दिया गया ला लुमियर, यानी रोशनी। ये वही लकड़ी थी जो कभी उन्हें गुलामी में ले जा रही थी, और अब वही लकड़ी उनकी आजादी की उम्मीद बन गई थी। लेकिन इस नाव पर किसी भी अफ्रीकी गुलाम को नहीं बैठने दिया गया। सिर्फ फ्रांसीसी नाविक और अधिकारी ही उस पर सवार हुए। जाते समय उन्होंने गुलामों से वादा किया कि वे मदद लेकर वापस आएंगे और उन्हें यहां से निकाल ले जाएंगे। जब ला लुमियर समुद्र में आगे बढ़ा तो द्वीप पर खड़े गुलाम हाथ हिलाते रहे। उनकी आंखों में उम्मीद और दिल में डर दोनों थे। वे रोज समुद्र की ओर देखते थे कि शायद आज वो जहाज लौट आए। ला लुमियर का सफर बेहद खतरनाक था। समुद्र उग्र था, लहरें ऊंची थीं और तेज तूफान लगातार जहाज को हिला रहे थे। कई दिन तक वे लोग मौत से लड़ते रहे और अंततः किसी तरह अफ्रीका के तट तक पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचते ही हालात और बिगड़ गए। जहाज पर बीमारी फैल रही, कई नाविक मर गए और बाकी बुरी तरह कमजोर हो चुके थे। फिर भी जो बचे थे उन्होंने वहां के गवर्नर को पूरी घटना बताई, कैसे जहाज डूबा, कैसे 68 गुलाम अब भी मॉर्गन आइलैंड पर फंसे हैं और कैसे उन्हें बचाया जाना चाहिए। लेकिन गवर्नर ने यह सुनते ही गुस्से में कहा कि यह पूरा व्यापार अवैध था और वो किसी तरह की मदद नहीं भेज सकता। उसने युद्ध और संसाधनों की कमी का बहाना बनाकर सबको भगा दिया। इस तरह वो जहाज जो रोशनी लेकर निकला था वहीं अंधेरे में खो गया। उधर मॉर्गन आइलैंड पर 68 अफ्रीकी गुलाम रोज समुद्र की ओर देखते रहे, पत्थरों से संकेत बनाते रहे और धुएं उठाते रहे, लेकिन कोई जहाज नहीं आया। अब उन्हें साफ समझ आ गया था, उन्हें इस निर्जन द्वीप पर ही अपनी किस्मत से लड़ना होगा। जब 68 अफ्रीकी गुलामों को ये यकीन हो गया कि अब कोई मदद आने वाली नहीं है, तब उन्होंने तय किया कि वे हार नहीं मानेंगे। सबसे पहले उन्होंने उस पानी वाले गड्ढे को ही अपनी जिंदगी का केंद्र बना लिया। वही उनका पीने का साधन था और वही उनका सबसे बड़ा खजाना। वे हर रोज उसे और गहरा करते ताकि बारिश का ज्यादा से ज्यादा पानी उसमें जमा हो सके। उस गड्ढे को कपड़ों, लकड़ियों और जहाज के बचे हुए टुकड़ों से ढक कर रखते ताकि धूप से पानी जल्दी सूख न जाए। पानी को बचाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया था, क्योंकि बिना पानी कोई एक हफ्ता भी जिंदा नहीं रह सकता था। द्वीप पर लकड़ी बहुत कम थी, लेकिन जहाज के डूबे हुए मलबे के पास कुछ लकड़ी और लोहे के टुकड़े फंसे हुए थे। वो जगह बेहद खतरनाक थी, क्योंकि वहां तेज लहरें और नुकीली चट्टानें थीं। फिर भी कुछ बहादुर लोग वहां जाकर जरूरी सामान लाते थे। उसी से उन्होंने छोटे छोटे घर बनाए, रेत की दीवारें उठाकर ऊपर समुद्री घास, कपड़े और लकड़ी के टुकड़े रखकर छत बना दी जाती थी। ये घर उन्हें धूप, बारिश और तेज हवाओं से थोड़ी राहत देते थे। धीरे धीरे वो द्वीप एक छोटे से गांव जैसा दिखने लगा। खाने के लिए पहले वे किनारे आने वाले कछुओं और समुद्री पक्षियों पर निर्भर रहे। वे उनके अंडे इकट्ठा करते और मांस को धूप में सुखाकर रखते ताकि लंबे समय तक खराब ना हो। बाद में उन्होंने मछली पकड़ने के लिए पत्थरों से छोटे छोटे बांध और जाल बनाए। जब लहरें आती थीं तो मछलियां उनमें फंस जाती थीं और वे उन्हें पकड़ लेते थे। मछलियों को काटकर, साफ करके और धूप में सुखाकर वे अपने लिए भंडार बनाते थे। यही सूखी मछली उनकी रोजमर्रा की रोटी बन गई। समय के साथ उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन बना लिया। हर किसी को एक काम सौंपा गया। कोई पानी संभालता था, कोई जाल ठीक करता था, कोई खाना पकाता था और कोई दिन रात पहरा देता था कि कहीं कोई जहाज दिखाई दे जाए। जब भी दूर समुद्र में कोई काला बिंदु दिखता, सब लोग दौड़कर तट पर आते और धुआं उठाकर संकेत देने की कोशिश करते, लेकिन हर बार वो उम्मीद टूट जाती थी। वो बिंदु या तो बादल निकलता या कोई लहर।
कुछ महीनों बाद जिन लोगों में अभी भी ताकत बची थी, उन्होंने जहाज के मलबे से एक छोटी नाव बनाने का फैसला किया। लगभग 20 लोग उस नाव पर सवार होकर मदद लाने के लिए मोजाम्बिक की ओर निकल पड़े। जाते समय उन्होंने पीछे रह गए लोगों से कहा, हम लौटेंगे, हमारा इंतजार करना। द्वीप पर खड़े लोग उनकी नाव को तब तक देखते रहे जब तक वो समुद्र में एक छोटे से बिंदु की तरह गायब नहीं हो गई। लेकिन वे लोग कभी वापस नहीं आए। शायद समुद्र ने उन्हें निगल लिया, शायद कोई तूफान आया, आज तक कोई नहीं जानता। समय बीतता गया, महीने सालों में बदल गए। भूख, बीमारी और कमजोरी से लोग एक एक करके मरते चले गए। हर मौत के बाद बचे हुए लोग अपने साथी को रेत में दफनाते और उसके ऊपर पत्थरों से छोटा सा निशान बना देते। फिर वे उसी दिन फिर से मछली पकड़ने, पानी बचाने और जाल ठीक करने में लग जाते। दर्द और आंसू के बीच भी वे जिंदा रहने की कोशिश करते रहे। 17 साल तक यही सिलसिला चलता रहा और अंत में वहां सिर्फ कुछ ही महिलाएं और एक छोटा बच्चा बचा, जिनकी पूरी दुनिया अब उसी रेत के टुकड़े तक सिमट चुकी थी। दूसरी ओर उन फ्रांसीसी नाविकों में से एक ने हार नहीं मानी। वो सालों तक अलग अलग अधिकारियों और गवर्नरों को पत्र लिखता रहा। वो बार बार बताता रहा कि मॉर्गन आइलैंड नाम के एक निर्जन द्वीप पर अब भी दर्जनों अफ्रीकी गुलाम फंसे हुए हैं और वे हर दिन मौत से लड़ रहे हैं। शुरू में इन पत्रों को अनदेखा किया जाता रहा, लेकिन लगभग 11 साल बाद ये मामला एक नए गवर्नर के पास पहुंचा, जिसने इन कागजों को गंभीरता से पढ़ा। उसे एहसास हुआ कि इतने सालों से कुछ इंसान बिना किसी गलती के नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। गवर्नर ने आखिरकार एक बचाव अभियान की अनुमति दे दी और एक फ्रांसीसी जहाज ले बॉन एस्पॉयर को मॉर्गन आइलैंड की ओर भेजा गया। पहली कोशिश में जहाज द्वीप के पास तो पहुंचा, लेकिन समुद्र के नीचे फैली तेज और खतरनाक चट्टानों को देखकर कप्तान ने आगे बढ़ने का जोखिम नहीं लिया। उसे डर था कि कहीं उसका जहाज भी उसी तरह न टूट जाए जैसा पहले हुआ था। मजबूर होकर वो वापस लौट गया। इस असफल प्रयास की खबर जब द्वीप तक नहीं पहुंची, तब भी वहां बची हुई औरतें और बच्चा रोज समुद्र की ओर देखते रहे। उन्हें अब भी उम्मीद थी कि एक दिन कोई जहाज जरूर आएगा। 1 साल बाद फिर से एक और कोशिश की गई। इस बार जहाज ने सावधानी से रास्ता चुना और 2 फरवरी 1790 को आखिरकार ले बॉन एस्पॉयर मॉर्गन आइल के पास लंगर डालने में सफल हुआ। जब नाविक किनारे उतरे तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसने सबको अंदर तक हिला दिया। जहां कभी 68 लोग संघर्ष कर रहे थे, वहां अब सिर्फ 6 महिलाएं और एक छोटा बच्चा खड़े थे। उनके आसपास रेत से बने टूटे फूटे घर, सूखी मछलियों के ढेर और वही पानी का गड्ढा था जिसने उन्हें इतने साल जिंदा रखा था। उनके चेहरे पर भूख, दर्द और थकान के निशान थे, लेकिन आंखों में आजादी की चमक थी। जब नाविकों ने उन्हें जहाज पर बैठाया तो कई लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। 17 साल की यातना, भूख, मौत और अकेलेपन के बाद वे आखिरकार उस द्वीप से बाहर जा रहे थे। उन्हें इल द और ले जाया गया, जहां उन्हें आज़ादी दी गई, रहने की जगह और सुरक्षा मिली। बच्चे को नया नाम दिया गया और उसकी परवरिश का इंतजाम किया गया। उन महिलाओं को पहली बार महसूस हुआ कि वे अब गुलाम नहीं हैं। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने खो दिया था, उनके परिवार, दोस्त और साथी, वे कभी वापस नहीं आ सकते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और कहानियां लाने की ताकत देता है। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।